हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग जीके जीएस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू का पार्ट है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आप लोगों को डेली एक वीडियो अपलोड करके दें। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करते हैं, ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। अभी हाल ही में आदित्य L1 लॉन्च हुआ है। ये भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए रखा गया है और उसी पर इसका नाम आदित्य रखा गया है। सूर्य का ही एक पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर दिया है आदित्य L1 में L का क्या मतलब है, लैग्रेंज लॉन्च, लो या फिर लार्ज। तो यहाँ पर L का जो मतलब है वो है लैग्रेंज से। लैग्रेंज होता क्या है तो आपको बता दें, मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ पर सन है, तो अर्थ से सन के बीच का एक पॉइंट ऐसा जहाँ से जो आदित्य L1 लॉन्च हुआ है वहाँ पर वो स्थिर रह करके सूर्य का अध्ययन कर सकेगा। ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचेगा, ना ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ, वो एक जगह पर स्थिर रहेगा। आइए इससे रिलेटेड पॉइंट को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे स्थान है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी जैसे दो पिंड प्रणाली के गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण और प्रतिकर्षण के उन्नत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और इनका उपयोग जो है अंतरिक्ष यान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रहने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। तो यही है आपका लैग्रेंज पॉइंट। और सूर्य जो है वो फर्स्ट लैग्रेंज पॉइंट यानी कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित होगा। तो ये लैग्रेंज 1 पॉइंट पर स्थित होगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 के अनुसार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बी, ए+ या फिर सी। तो अभी कोविड की वजह से जितना भी अस्थिरता आई है आर्थिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में, भारत ज़्यादा अपना इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। तो इसके लिए आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको A+ की रेटिंग मिली है अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और स्थिर रखने के लिए, मेनली है स्थिर रखने के लिए। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 के अनुसार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली है। और यहाँ पर आप उसका डिटेल भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश यानी कि रिक्त स्थान है को भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सी संस्था या कौन सा ऐसा संगठन है, तो उसको देखते हैं। टाटा केमिकल्स, राष्ट्रीय रसायन उर्वरक, BASF इंडिया लिमिटेड या फिर गुजरात फ्लोरो केमिकल्स। तो किसको अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है ये RCF यानी कि राष्ट्रीय रसायन उर्वरक, सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। इसको अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड। आइए इसका थोड़ा फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसका फुल फॉर्म है और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RCF को भारत सरकार के द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी कि जिसको PSE बोलते हैं को दिया जा सकने वाला सर्वोच्च दर्जा है। RCF उर्वरक, रसायन और विशेष उत्पादों का अग्रणी निर्माता है। नेक्स्ट देखते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया के बाद असम मंत्रिमंडल ने कितने नए जिले बनाए हैं? ऑप्शन है 2 नए जिले, 3 नए जिले, 5 या फिर 4 नए जिले। तो अभी परिसीमन यानी कि फिर से सीमाओं का निर्धारण किया गया है असम राज्य का, और यहाँ पर 4 नए जिले का गठन किया गया है या 4 नए जिले बनाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें 81 नए उप जिले भी बने हैं, 81 उप जिले भी बनाए गए हैं और 4 नए जिले बनाए गए हैं। आइए डिटेल देखते हैं। असम मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 4 नए जिले और 81 उप जिले बनाने का फैसला लिया है। 4 नए जिले बनाने में अब असम में कुल कितने हैं? 35 जिले हो जाएंगे। जो 4 नए जिले बनाए गए हैं वो है होजई, विश्वनाथ, तामुलपुर, बचाली। इन चारों नामों को याद रखिएगा क्योंकि अगर जो आप PCS या लोअर PCS से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं या रिव्यू ऑफिसर, तो हो सकता हो 4 नाम दे करके बताए कि इसमें से कौन सा है जो नए जिले में नहीं शामिल है। तो नाम याद रखिएगा, होजई, विश्वनाथ, तामुलपुर और बजाली। नेक्स्ट देखते हैं। आदित्य L1 को किस रॉकेट या अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? PSLV C-51, PSLV C-52, 53 या 57।
तो PSLV से किया गया है, और ये कहाँ से किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से किया गया है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, PSLV C-57 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजयी हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हलीमा याकूब, थरमन शनमुगरत्नम, मोहम्मद अब्दुल्ला अल हब्श, ली सीन लुंग। इन चारों में से जो राइट आंसर है ये है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री रहे हैं थरमन शनमुगरत्नम। इन्हीं को 70% वोटों के साथ, कितने परसेंट, तो 70% वोटों के साथ इनको राष्ट्रपति चुनाव में विजय हासिल हुई है। अभी ये सिंगापुर का जो चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2011 के बाद, आफ्टर 10 ईयर के बाद ये चुनाव हो रहे हैं जिनमें भारत के जो भारतीय मूल के ये अर्थशास्त्री रहे हैं थरमन शनमुगरत्नम, इनको चुनाव में विजय हासिल हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हुए हैं। यह जीत विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि 10 वर्षों के अंतराल के बाद आई है, जो 2001 के बाद देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अमेरिकी राज्य के राज्यपाल ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो पूरे अक्टूबर माह को ही हिंदू विरासत माह घोषित कर दिया गया है। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, कैलिफोर्निया या फिर न्यूयॉर्क, तो कहाँ के गवर्नर किए हैं, तो ये ऑप्शन है जॉर्जिया। सेकंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। जॉर्जिया ने क्या किया है, हिंदू जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जितने भी समारोह होते हैं उन सभी को प्रमोट करने के लिए हिंदू विरासत माह घोषित किया है अक्टूबर को। आइए डिटेल देखते हैं। अमेरिकी राज्य के जॉर्जिया के गवर्नर हैं ब्रायन केम्प के द्वारा अक्टूबर के महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई अन्य राज्य भी इसके साथ जुड़ते हैं। हिंदू विरासत, संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं का सम्मान और स्मरण करने के लिए यह कदम उठाए गए हैं, और इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला जॉर्जिया जो है वो अमेरिका का पहला प्रांत बन गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है। गिरीश ठक्कर, टोनी कपूर, दिनेश सिंह या फिर मनीष देसाई। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा PIB यानी कि प्रेस सूचना ब्यूरो जो भारत सरकार का है, इसमें चुना गया है मनीष देसाई को। मनीष देसाई इज द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, अभी हम लोग करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, 7 to 8 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सब GS के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 या फिर 4 सितंबर। तो विश्व नारियल दिवस मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ था ये क्वेश्चन, ये मनाया जाता है 2 सितंबर को। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, हर साल 2 सितंबर को फ़ायदे इस फल के और जागरूकता, इससे रिलेटेड उत्पादों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉस्को में पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किससे प्राप्त हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये मॉस्को में हुआ है पहला ब्रिक्स इनोवेशन फोरम। तो इसमें जो चुना गया है, ये चुना गया है सांता थॉमम को। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। आइए डिटेल देखते हैं। तेलंगाना की मुख्य इनोवेशन ऑफिसर CEO सांता थॉमम जो है को 27 से 29 अगस्त तक मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। अभी तक क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसको कहते हैं या फिर कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था। यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी। पीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। थोरो, रस्किन, कन्फ्यूशियस, टॉलस्टॉय। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ये थोरो के निबंध को पढ़ करके ये इससे प्रेरणा प्राप्त किए थे महात्मा गांधी जी। थोरो कौन थे, तो ये अमेरिकी विचारक थे। इनका पूरा नाम था हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो इन्हीं के उपन्यास या निबंध को पढ़ करके इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, जिसको FTII के नाम से जानते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। अनुपम खेर, मनोज तिवारी, R माधवन या फिर मनोज वाजपेयी। तो ये R माधवन, इनका एक फेमस अभी एक मूवी आया है था रॉकेटरी, इन्हीं को FTI के जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और साथ ही साथ ये अध्यक्ष बने रहने के साथ साथ इसके गवर्निंग काउंसिल के भी अध्यक्ष का कार्यभार ये संभालेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पूछता है कि किस राज्य की समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो हम लोग जानते हैं गुजरात की सबसे अधिक लंबी तट रेखा है, क्योंकि गुजरात की जो तट रेखा है बहुत ज़्यादा कटी फटी है। यहाँ पर पूछा है किस देश की समुद्र रेखा है यानी कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। तो यहाँ पर भारत तो होगा नहीं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील में से कनाडा का जो कोस्टल एरिया है ये सबसे ज़्यादा लंबा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा लंबा है आपका कनाडा का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कनाडा, इसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, आप लोग मैप में भी देख रहे होंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद। तो जो प्रसिद्ध आपका ये है गायत्री मंत्र, ये लिया गया है आपके ऋग्वेद से। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, कभी कभी मंडल भी पूछ लेता है, तो तीसरे मंडल से लिया गया है। इसे सावित्री मंत्र के नाम से जानता है। सावित्री मंत्र जो शाश्वत ज्ञान में दिव्य है, यह सृष्टिकर्ता सावित्री को समर्पित है, यानी कि ये सूर्य को समर्पित है। सावित्री से किसी स्त्रीलिंग को मत लीजिएगा, ये सूर्य से समर्पित है, क्योंकि सूर्य को ही सृष्टिकर्ता हम लोग मानते हैं। निम्नलिखित हिमालयी पहाड़ियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें और कूट की सहायता से इसको चुनें। तो यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं नीचे, 1 2 3 4 4 3 2 1 3 1 2 4। तो आपको यहाँ पर देखना है भारत का, अगर जो हम लोग मैप बनाएं इस तरीके से, तो आपको बताना है कि ईस्ट से हम लोग को वेस्ट तक कहाँ पर ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं, भुवन पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स, कैमूर हिल्स, मांडव हिल्स। तो राजमहल और कैमूर हिल्स आप लोग जानते होंगे, भुवन और मांडव थोड़ा सा कम फेमस है। आपको बता दें, भुवन की जो पहाड़ियाँ हैं ये असम में यहाँ पर स्थित है। अगर जो मैप आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों के पास, तो ज्योग्राफी तो आप लोग मैप से ही पढ़ा करिए, क्योंकि पहाड़ियाँ अक्सर पूछता है कि पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण कौन सी हैं, या नदियाँ पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण कौन सी हैं। तो आपको बता दें कि भुवन पहाड़ियाँ आसाम ज़िले में जो बराक घाटी है, यहाँ पर मणिपुर और मिजोरम की सीमाओं से सटे स्थित है। तो भुवन की पहाड़ियाँ नंबर 1 पहले रहेगी। दूसरा पूछा है राजमहल हिल्स, तो राजमहल हिल्स कहाँ है, ये झारखंड में है, यहाँ बिहार के नीचे झारखंड में आता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ है, राजमहल पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, और पारसनाथ फेमस भी है क्योंकि यहाँ पर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तीसरे नंबर पर कैमूर हिल्स आता है। कैमूर हिल्स जो है विंध्य पर्वत श्रेणी जो बीच में आती है, इसका पूर्वी हिस्सा है, मैक्सिमम यूपी में भी पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। तो यहाँ पर है आपका तीसरे नंबर पर कैमूर हिल्स आ जाएगा। चौथे नंबर पर मांडव हिल्स। मांडव हिल्स गुजरात में नीचे है, मतलब ये अगर जो गुजरात का पार्ट है तो यहाँ पर है मांडव हिल्स। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये लाइन से ही है। तो हम लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, 1 2 3 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट है, 5 4 3 2। इसमें से जो राइट आंसर है तो 5 प्रकार के रिट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन से हैं और इनसे रिलेटेड व्याख्या क्या है, ये पीसीएस में पूछा हुआ है। जैसे दिया है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन या फिर सेटियोररी और क्यू वारंटो, इसका अर्थ क्या है ये पूछा हुआ है। यहाँ पर डिटेल आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक लिखी है। बहुत ही फेमस पुस्तक है। अरुंधति राय, विक्रम सेठ, चेतन भगत या फिर अनीता देसाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस। ये पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया निबंधों का संग्रह है। उन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मैन पुरस्कार भी जीता हुआ है। निम्नलिखित में से नदियों और उनके स्रोतों का कौन सा मेल सही है। यहाँ पर नदियाँ दी हुई हैं, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नदियाँ दी हुई हैं और उनके स्रोत आपको बताना है। नील सुपीरियर से संबंधित है, लीना बाइकल से,
बैकाल झील से, बैकाल लिखा हुआ, बैकाल झील से, वोल्गा है, कैस्पियन सागर, अमेजॉन है, वो रॉकी पर्वत। इसमें से कौन सा मेल सही है, यानी कि 3 गलत है, 1 सही है। इसमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बैकाल झील। लीना नदी जो है, ये लीना नदी के बारे में आपको बता दें तो रूस की और साथ ही साथ दुनिया की 10वीं सबसे लंबी नदी है, और ये आपका दुनिया का 10वां सबसे लंबा नदी है, रूस में ये होता है। और ये बैकाल झील में, बैकाल झील से ये निकलती है। नील नदी की बात करें तो नील को मिस्र में इतेरू बोलते हैं, यानी कि महान नदी कहते हैं। ये 10 देशों से होकर के गुजरती है, और ये निकलती कहाँ से है, विक्टोरिया झील से, सुपीरियर झील से नहीं, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का गलत है, सेकंड सही है, बैकाल झील से लीना नदी निकलती है। वोल्गा नदी रूस की राष्ट्रीय नदी है, और ये यूरोप और यूरोपीय रूस की जो है वो सबसे लंबी नदी है। ये भी 10 देशों से होकर के गुजरती है, नील नदी के ही तरह। और ये जो है आपका कैस्पियन सागर में गिरती है, तो यहाँ पर गिरती है ना कि निकलती है, तो स्रोत तो है नहीं। तीसरा दिया हुआ, चौथा दिया है अमेजॉन रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत से ना होकर के अमेजॉन आप लोगों को पता होगा साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर इंडीज़ पर्वतमाला पाई जाती है। रॉकी तो नॉर्थ में है और साउथ में आपका इंडीज़ पर्वतमाला है। तो रॉकी से ना निकल करके इंडीज़ से निकलती है, इसलिए हम लोगों का ये जो सारा आंसर है वो गलत है। लीना बैकाल से निकलती है, ये राइट आंसर है। नील जो है आपका विक्टोरिया नदी से निकलती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में समाहित होती है, निकलती नहीं है। और रॉकी पर्वत यहाँ पर इंडीज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन दिए हैं 1757 में, 1782 में, 1784 में या 1764 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच, अगर जो आप लोगों को पता होगा तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट आंसर है। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है। नील क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या फिर हरित क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। श्वेत क्रांति यहाँ पर फर्स्ट आंसर जो है वो राइट आंसर है। नीली क्रांति किसको बोलते हैं, तो ये मत्स्य पालन से रिलेटेड है। पीली क्रांति आपकी तिलहन से रिलेटेड है, और हरित क्रांति आपको पता है अन्न उत्पादन से है। वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति को संबद्ध किया है, और श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध और डेयरी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं और उन्हें भारत में मिल्कमैन के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा है शुरू कब हुआ था, पूछा है समाप्त कब हुआ था। अगर जो आपको ये स्टोरी पता होगी तो आपको पता होगा 1930, 1925, 1922, 1920। इसमें से जो राइट आंसर है वो 22 है। जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद उससे आहत होकर के महात्मा गांधी ने इसको समाप्त किया था, तो 1922 यहाँ पर राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में गांधी जी के द्वारा स्वराज की मांग के बाद शुरू किया गया था, और इसका एकमात्र उद्देश्य सरकारी गतिविधियों का समर्थन नहीं करना था। 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, जिसमें थाने को बंद करके पुलिस वालों को आग लगा दी गई थी, इसी के कारण गांधी जी आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। तो इसका राइट आंसर है 1922। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में। तो ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। ग्रेट हिमालयन कहाँ पर है, तो ये हिमाचल के कुल्लू में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रीन या ब्लू बॉक्स सब्सिडी से संबंधित है। तो ये ग्रीन है, ब्लू बॉक्स है, और एक आपका ऑरेंज या फिर रेड बॉक्स भी है। तो इसमें से आपको बताना है, और एम्बर बॉक्स यानी कि 4 बॉक्स हैं, ग्रीन है, ब्लू है, एम्बर है और रेड बॉक्स। सब्सिडी कौन देता है, तो ये देता है WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। यहाँ पर 4th ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। पारिस्थितिकी तंत्र में वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं क्या कहलाते हैं। स्वपोषी, हेट्रोट्रॉफ्स या सैप्रोट्रॉफ्स। यहाँ पर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही हैं।
जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं उनको तो स्वपोषी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला है, तो आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए। स्वपोषी इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ, तो ऑटोट्रॉफी बोलते हैं स्वपोषी को। तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है वो राइट आंसर है। हेटरोट्रॉप्स यानी कि विषमपोषी या परपोषी। परपोषी अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं और दूसरे पे ही खाते हैं। साथ ही साथ सैप्रोट्रॉप्स यानी कि 2 और 3, यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। सैप्रोट्रॉप्स इसको बोलते हैं मृतपोषी, ये भी अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं और ये क्या करते हैं, सड़े और मृत जीव खाते हैं। जैसे इसका उदाहरण आप लोग कवक और बैक्टीरिया से ले सकते हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा सेकेंड और थर्ड, बी केवल 2 और 3। हेटरोट्रॉप्स यानी कि हिंदी इसका हो गया परपोषी या विषमपोषी। सैप्रोट्रॉप्स यानी कि सड़े और मृत जीव खाने वाले मृतपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय।